मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 21 हिस्सा नंबर 3। नौफल का जहन बेयकीनी की जद में था। ये इल्फाज, ये अंदाजो इल्फाज सबा के थे। वो तो मोहब्बतों के फूलों से इसकी झोली भर देने को था, तमाम करवाहटों को मिटाने को था। वो एक बार फिर इसका हाथ झटक चली थी। तुम कभी मेरा एतबार नहीं करोगी, वो यकलख्त भंकारा था। सबा तहैयर से इसे देखने लगी। इतने अरसे में पहली बार वो इसे आप जन्नाब से हट के मुखातिब कर रहा था। मैं चाहे तुम्हारे लिए तड़पता रहूं, सुलगता रहूं, तुम्हारी तलब में पागल होता रहूं, मगर मेरी चाहत से तुम्हारे संग दिल पर कभी असर पजीर नहीं होगी। तुम रहोगी कैद अपनी गुज़िश्ता मोहब्बतों के गुंबद में। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। तुम्हें कभी भी मेरी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे दिल का पैमाना लबालब भरा हुआ है। मैं जो सुर्ख होती आंखें इस पर जमाए शदीद बरहमी के आलम में था, और ये क्या राज खोल रहा था वो। इसका सर चकराने लगा। शानों में खिलती इसकी उंगलियों का दर्द जरा भी महसूस नहीं हो रहा था। वो तो एक बहरे तहैयर में गर्क थी, मगर लम्हे रेत की मानित हाथों से फिसल चुके थे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इन इंकशाफात पर क्या रद्द अमल जाहिर करे। वो पलटकर कमरे से बाहर जा चुका था, शायद सब कुछ खत्म करके। सब कुछ वही जो अभी शुरू ही हुआ था, और वो अपनी बेवकूफ़ी के हाथों सब गंवा बैठी थी, और अब बैठी हाथ मल रही थी। तोबा है अनस, वहाँ इतने दूर बैठकर भी दिल जलाएंगे मेरा। यहाँ तो बहुत डायलॉग मारा करते थे, वो मायूसी से कह रही थी। अनस सुलगा, तब कौन सा कदर करती थी तुम, जो यहाँ फोन से सुनकर दिल पेशवारी करना चाहोगी। वो दिल खोल के हंसी। किस कदर तपे हुए हैं अनस, वैसे क्या कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे ही दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारे लिए शॉपिंग करने निकल खड़ा हुआ। अभी अमाद सामने खड़ा है और मैं फोन बोत पे खड़ा धूप सेक रहा हूँ। धूप या आंखें। नगी ने छेड़ा तो वो डिटाई से बोला, यही समझ लो, जो कर सकता हूँ वही करूँगा। आई किल यू अनस, वो कर रही थी, तभी लाइन ड्रॉप हो गई। शिट, वो सख्त बदमजा हुई थी। तभी बूथ से निकलते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ अनस अपने मोबाइल से दोबारा डायल करने लगा। तसव्वुर जाना में डूबा वो अपने ध्यान में गुम था। नगी ने लपक कर रिसीवर उठाया। मुझे खबर थी मेरी जान इंतजार कर रही होगी। वो अंदर तक ठंडा हो गया। ऐसे ही, मैं तो किसी और के फोन के इंतजार में थी। वो मुकर गई। कभी तो एतराफ कर लिया करो जानम, वो मुल्तजियाना अंदाज में बोला तो वो हंसने लगी। अनस ने हाथ उठाकर सड़क के पार अमाद को इशारा किया। कान से मोबाइल लगाए वो बड़ी तवज्जो से नगीन को सुन रहा था। नशे में दत्त ड्राइवर का ट्रॉलर इसे अपनी तरफ बढ़ता दिखाई ही नहीं दिया। अनस, अमाद जोर से चीखा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नगी ने एक धमाका और अनस की कराह सुनी थी, और बस दहशत ने उसे अपने बेरहम हसार में ले लिया। और फिर वो आ गया था, 3 नहीं बल्कि 15 दिनों के बाद। लेकिन पहले की तरह हंसता मुस्कुराता नहीं, बल्कि ताबूत में बंद लाशे की सूरत में। और इन 15 दिनों में घर वालों का क्या हशर हुआ था ये बताने के लायक नहीं था। मीर हाउस में सफ़े मातम बिछ गई थी। जिसने सुना उसकी आंखें अश्क बार थी। इस कदर जवान मौत, जहाँ सब लड़के बौखलाए हुए थे, तो वहीं ताया जान भी डह से गए। जवान बेटा जवानी में इन्हें बेसहारा कर गया था। ताई जान तो हवास में थी ही नहीं, इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। इनका ज़हन अनस की मौत की खबर पर ही ठहर गया था, और फिर वो भी अनस की दीवानी, इसकी खुशी में हंसती और इसके गम में शराकतदार। इसे शायद इस खबर के मुतालिक ना ही बताया जाता, मगर क्या किया जाता कि फ़ोन पर उस वक्त वही था जब तबाहकुन एक्सीडेंट हुआ था। मगर इसकी हालत तो ऐसी थी कि न चाहते हुए भी सबको रुला रही थी। किसी तौर पर भी अनस की मौत का यकीन करने को तैयार नहीं थी, लेकिन तकदीर से कौन लड़ सका है। मौत से किसको दस्तगारी है। इसे भी 15 दिनों के बाद यकीन आ गया था, और तब से अब तक वो पत्थर की हो गई थी। जब वो हमेशा के लिए गया तब भी इसे होश नहीं था। नौफल उसे गले लगाकर रो दिया, मगर इसकी पथराई आंखों में से एक भी आंसू नहीं निकला था। इसकी हालत पत्थर दिलों को भी पिघला रही थी, और जाने वाले कब रुका करते हैं। वो भी चला गया था दायमी जुदाई देकर। इसे याले के डैडी का फोन मिला था। मैं नौफल को ट्राई कर रहा था, मगर उसका फोन मुसलसल बिजी मिल रहा है। जी अंकल, वो आंखें मसलता उठ बैठा। बेटा आप इस वक्त यहाँ आ सकते हैं, याले हॉस्पिटल में एडमिट है, वो परेशानी के आलम में कह रहे थे। शमोइल का दिल सुकड़ने लगा। उसे क्या हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ शमोइल बेटा, वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही थी, ऐसे में खुदकशी की कोशिश की। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। वो पता नहीं उसे क्या क्या बता रहे थे, मगर वो तो वहीं बग से उड़ गया था। खुदकशी? कौन से हॉस्पिटल में है वो। इसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं में से आती महसूस हुई। जवाबन इन्होंने इसे हॉस्पिटल का पता दिया। इसने मजीद कुछ बात किए बगैर फ़ोन ऑफ कर दिया। अगर वो नाइट सूट में नहीं होता तो शायद कपड़े बदलने की भी जहमत ना करता, मगर अब भी इसकी सबलत काबिल दी थी। घर से निकलते हुए गाड़ी चलाते हुए मुसलसल नौफल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, मगर बेकार। मायूस होकर इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। याले के डैडी बेहद मुतफक्कर से
उसे कॉरिडोर ही में मिल गए थे। वो लिपक कर इनके पास पहुंचा। वो जल्दी से इनके पास पहुंचा। अब कैसे है वो मतवश था। पहले से बेहतर है, वो थके थके अंदाज में कहते वहीं बेंच पर बैठ गए। तो वो भी इनके पास बैठ गया, मगर इसने ये सब वो क्या क्यों के चक्कर में पड़ने ही लगा था कि यकलख्त ही एक जमाके के साथ इसके जहन में रात याले से फोन पर होने वाली गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू तरोताजा हो गई। वो मुस्तरब सा बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। अपनी कलाइयों की रगें काट ली इसने। मुझे समझ नहीं आती इश्मोइल, किस बात ने उसे इतना हर्ट किया कि वो जिंदगी से मुंह मोड़ गई। मेरा भी ख्याल नहीं किया। वो बेहद शिकस्ता दिल हो रहे थे। तब से अब तक यही बातों उन्हें खाई जा रही थी कि इतनी खुश खरम याले खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम कैसे कर सकती है। कोई किसी के लिए नहीं मरता याले, तुम भी नई जिंदगी शुरू करो। उसे याद था इसने कहा था, और जवाबन वो बोली थी, मैं मर जाऊंगी इश्मोइल, मेरे साथ ऐसा मत करो। लाही वो सर थाम कर बैठा रहा। तो सच बोलना ही मेरा जुर्म हो गया, मगर ए खुदा तो गवाह है कि मैंने याले को आने वाले वक्त की तकलीफ से बचाने की मकदूर पर कोशिश की थी। मुझे क्या खबर थी कि वो जज्बाती इस कदर बोल्ड स्टेप लेगी, और इसकी मुझसे मोहब्बत इतनी गहरी, इतनी शिद्दत के जाने का भी खौफ नहीं हुआ इसे। जाने दिल की किन गहराइयों में गिरी है इसकी एक तरफा मोहब्बत की चीजें। अब तक शौक्ड था वो, एक तरफा मोहब्बत, वो ठटका। ये ख्याल का सिक्का कायसा जहन में गिरा तो कितनी ही देर खनकता रहा। फिर कोई इसके अंदर हंसा था, तंजियन और जिताने वाले अंदाज में। इश्मोइल खान अफरीदी, किसे धोखा देते हो? याले अफरीदी को या अपने आप को? मान क्यों नहीं ले जाके तुम इससे नहीं बल्कि इतने सालों से खुद से भाग रहे हो। इस एतराफ से भाग रहे हो कि याले की मोहब्बत एक तरफा नहीं बल्कि तुम भी गिरफ्तारे मोहब्बत हो, और ये कि इसकी आंखों में उभरते अपने अक्स ही ने तुम्हें मोहतात कर दिया था। तुम जो रस्मों में जकड़े हुए थे। परवरदा वो शदीद जहनी तनाव का शिकार था। अगर इस वक्त डॉक्टर न आ जाता तो शायद इसकी नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाती। अब वो खतरे से बाहर हैं, मगर अफरीदी साहिब ये वक्त आपकी बदौलत हुआ है कि पुलिस को इतला नहीं की, वगरना हम ऐसे केसेस बहुत मोहतात होकर हैंडल करते हैं। थैंक यू अब्बास, मैं समझ सकता हूँ। अंकल ममनून हुए थे। अगर डॉक्टर के इससे अच्छे और दरीना ताल्लुकात ना होते तो यकीनन अब तक वो पुलिस के चक्करों में पड़े हुए होते। बदनामी होती वो अलग, मगर आइंदा ख्याल रखिएगा, उसे बहुत केयर की ज़रूरत है। वो शदीद जहनी तनाव का शिकार थी, तभी ऐसी हरकत की इसने, वरना याले जैसी मैच्योर लड़की से मैं ऐसी तवक्को नहीं कर सकता। इसे इस जहनी दबाव से निकालें, वगरना इसका नर्वस ब्रेक डाउन भी हो सकता है। डॉक्टर अब्बास ने संजीदगी से कहा और ऐसी ही 2-4 पेशा वाराना नसीहतें करता चला गया। क्या हुआ है उसे इश्मोइल? तुम तो इसके दोस्त हो। रात वो अपने कमरे में बिल्कुल ठीक थी, पुरसकून और मुतमीन। फिर ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी इंतहा हो गई तकलीफ की? इसे जिंदगी जैसी शैप बेकार लगने लगी। ऐसा क्या छिन गया इससे? अंकल हौसला छोड़ बैठे थे, मगर इश्मोइल खान अफरीदी इनके किसी एक भी सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं था। खुदा के लिए नगीन, 2 निवाले ही खा लो बच्चे, अपना नहीं तो आने वाली जिंदगी का ही ख्याल कर लो। चची जान आज से नहीं, मुसलसल 2 दिन से इसकी मिन्नतें कर रही थी। चची जान आज से नहीं बल्कि मुसलसल 2 दिन से इसकी मिन्नतें कर रही थी, और वो थी कि दुनिया से बेगानी, खुद से लापरवाह। रो रो कर इसकी आंखों के सोते खुश्क हो गए थे, आंखें सूज गई थी, आवाज बैठ गई थी, मगर गम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमाद पर नजर पड़ी तो वो चची जान का हाथ पीछे धकेलती तेजी से उठकर इसकी तरफ लपकी। अनस कहाँ है? मैंने आपको कहा था ना उनका ध्यान रखना, फिर कहाँ छोड़ आए हैं? इसकी आस्तीन को मुट्ठी में जकड़े वो दहशत ज़दा अंदाज में पूछ रही थी। कसरत गरिया वजारी से सूजी गुलाबी आंखें और बैठी बैठी आवाज़ मलगजे से अहलिये में। ये वो नगीन तो नहीं थी जो हर वक्त बनी संवरी खुशबुओं में बसी अनस की दिलदारी का सामान किए रहती थी। खुद अमाद का दिल कटने लगा। इसने भी तो भाइयों जैसा दोस्त खोया था जिसका जितना भी मातम किया जाता वो कम था। अमाद भाई बताए ना, कहाँ है अनस? मैं इतने दिनों से इनका इंतजार कर रही हूँ। इन्होंने तो परसों आने को कहा था, अब तो इतने दिन गुजर गए। आप तो इनके साथ आने वाले थे, फिर अकेले क्यों आ गए? वो नाराजगी से कह रही थी, जैसे इसे अनस की मौत की खबर ही ना हो, जैसे इसकी वदाई का दिन बीच में आया ही ना हो। चची जान रोती हुई आगे बढ़ी और इसे शानों से थाम लिया। सब्र करो मेरी जान, किस्मत में इतना ही साथ लिखा था तो कोई कैसे मिटा सकता था। नगीन ने जैसे इनकी बात सुनकर ही ना सुनी थी, इनका हाथ चटके हुए इसी अंदाज में बोली, कैसी बातें करती हैं? देखिए अमाद भाई तो लौट आए हैं, इन्होंने भी इसके साथ आना था, आने का वादा किया था। वो वादा खिलाफी नहीं करते, और फिर मेरे बगैर तो वो रह ही नहीं सकते। खुफकी दिखा रहे होंगे है ना अमाद भाई? वो अब अमाद से पूछ रही थी। इसकी शर्ट
शर्ट की आस्तीन अभी तक नगीन की गिरफ्त में थी। इस कदर जहान मर्द होते हुए भी इसकी हालत देखकर अमाद का दिल पानी होने लगा। जी चाहा मर्दानगी का जम छोड़कर ऊंची आवाज में रो दे। अभी तक वो सब अनस की मौत को कबूल नहीं कर पा रहे थे। वो जो इसकी हम सफर हम नफ्स थी, जिसके बगैर एक लम्हा गुजारना भी अनस को कयामत लगा करता था, जिसका वो बरबला अजहार भी किया करता था, किस हौसले से इसे दाग जुदाई दे गया था। और अब नगीन की हालत, ये लम्हा मौजूद था और बर्दाश्त से बाहर था। अमाद बेबसी से चाची जान की तरफ देखने लगा। मरियम फूफा रोती हुई आगे बढ़ी। आज अनस के कुल का दिन है। घर खवातीन और मर्दों से भरा हुआ था। ताई जान बदस्तूर हॉस्पिटल में थी, गम से निढाल, मगर मुईत और सबा मुसलसल इनके पास थे। ऐसे में नगीन की खुद से बेगानगी मजीद दुख का बाइस बन रही थी। शादी के चंद माह बाद ही हर वक्त दुल्हन की मानद सजी रहने वाली लड़की का रूप उजड़ चुका था। मेरी बच्ची, मरियम फूफो उसे गले से लगाकर रो दी। अनस क्यों नहीं आए फूफो? मैंने तो इन्हें अमाद बाई के भरोसे भेजा था। इनसे पूछे ना, इन्हें कहाँ छोड़ आए? वो इनकी गिरफ्त में कसकसाकर शिकवा कना हुई तो चची जान हौसला हार गई। एकदम से ऊंची आवाज में रोने लगी। इनकी आवाज़ें गूंजने लगी तो नगीन चौंक कर चची जान और हमरा को देखने लगी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं आएगा मेरी जान, मान लो इस हकीकत को, एक बार खुलकर शोक मना लो, दिल का बोझ हल्का कर लो। वो छोड़ गया है तुम्हें हमेशा के लिए। साला बेगम जब्त खो बैठी थी, जबकि अमाद तेज कदमों से चलता बाहर निकल गया था। झूठ कह रहे हैं सब। नगीन मरियम फूफो के पासों की गिरफ्त हटाते हुए जोर से बोली। और अव्वल रोज से ऐसा ही हो रहा था। एक तो वो अनस की मौत को मानती ही नहीं थी, और जरा हवास में लौटती तो आंसू थमने में नहीं आते थे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अनस आने वाले हैं, मुझे कहा था उन्होंने, 2-4 दिनों में आ रहे हैं, वो कहती हुई साला बेगम के पास बैठी और सर इनकी गोद में रख लिया। आप तो यूं ही अनस से नाराज हो रही हैं। वो जल्दी आ जाएंगे, फिर मैं रहने के लिए आऊंगी। वो इजाजत नहीं देते, मगर आप कहेंगी तो वो मान जाएंगे। वो फिर से इसी दीवानगी की जद में थी, जहाँ कोई भी इसकी कुछ मदद नहीं कर सकता था। सो वो रोते हुए धुंधलाती नजरों से सिपारा पड़ने लगी कि इस कलाम पाक से बढ़कर और किसी चीज में सुकून नहीं था। अनस की मौत की खबर ने इसे इतना शॉक्ड किया था कि वो जो बहुत नाराज था, याले की खुदकुशी और इससे कांटेक्ट ना होने का शिकवा लेकर आया था, साकत रह गया। ये कैसे हो गया यार? बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुआ था। बस मशीयत तेजी थी या फिर हमारी आजमाइश, वो खुद न डाल था। जान से प्यारी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख इसका दिल जीत गया। वो जो इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता था, अब इसे दिगरगो हालत में देखने का हौसला कहाँ से लाता? सो इस पिछले एक हफ्ते में इससे बचता ही रहा था। नगीन कैसी है? शमोइल ने दुख से पूछा तो जब्त की लाली इसकी आंखों में उतरने लगी। कैसा हो सकता है कोई इंसान अपनी जिंदगी के बगैर? वो तो बस समझो दुनिया से बेखबर हो गई है। खुदा भी क्या आजमाइशें डालता है अपने प्यारों पर। शमोइल ने गहरी सांस भरी, फिर इसे हौसला देने लगा। मगर वो जितना बड़ा दुख देता है, इतना ही सब्र भी अता करता है, और ये तो इसका वादा है कि वो हमें हमारी इस्तिताअत से बढ़कर नहीं आजमाता। ये कसक तो ताउम्र नहीं मिटने वाली। शमोइल खान, ऐसा गम मिला है हमें। नौफल टूटने लगा था। हौसला करो यार, तुमने तो सहारा देना चाहिए नगीन को, माँ जी को। शमोइल ने उसे घर का। अम्मी तो नगीन को अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं, इस दिन से वहीं थी। कल जबरदस्ती वापस लाया हूँ, मगर इनकी हालत भी ठीक नहीं, बीपी मुसलसल शूट कर रहा है, नौफल ने बताया था। जाहिर है सदमा ही इतना गैर यकीनी और शदीद है। मैं इतना दुख और तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, तो जिनसे इतनी करीबी ताल्लुकदारी है, इनकी क्या कैफियत होगी? शमोइल ने गहरी सांस खींची थी, फिर मुतासफाना अंदाज में बोला, माँ जी से मिलने का जी तो बहुत है, मगर मैं अभी इनका सामना नहीं कर सकता। इनकी चोट बहुत गहरी है, जख्म बढ़ने में वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहता कि फिर से इन्हें गुजरे वक्त में ले जाकर खड़ा कर दूं, मगर तुम हौसला करो यार, इनके सामने खुद को मजबूत बनाए रखो, इन्हें भी संभलने में आसानी होगी। नौफल ने यूं ही सर हिला दिया था कि अब तो सब्र और हौसला किसी वक्त ही को आना था। याले ने इसे देखते ही आंखें मूंद ली थी। वो गहरी सांस भरता आगे बढ़ा और स्टूल खींचकर इसके बिस्तर के पास बैठ गया। वो अब भी खुद को सोया हुआ जाहिर कर रही थी। कम से कम इंसान में इतना हौसला तो होना चाहिए कि वो हकीकत का खुले और मजबूत दिल से सामना कर सके। शमोइल ने तंज किया था यह तबसरा, मगर वो भड़क उठी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा तमाशा देखने? मुझे पता था तुम जाग रही हो, वो इत्मीनान से बोला तो याले चिल्ला उठी। अब क्यों आए हो यहाँ? क्या बाकी रह गया है तोड़ने को? शमोइल खान, एक दिल ही तो था मेरे पास, वो भी तुमने। कतरे तोकफ के बाद वो इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए मुतासफाना अंदाज में बोली, इस बहादुरी और मजबूती के दावे किया करती थी तुम याले अफरीदी। महज एक दिल के चक्कर में पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं बहुत मायूस हुआ हूँ तुम्हारी कारकर्दगी से। इसकी बातें याले का दिमाग घुमाने लगी, यानी वो इसके इंतहाई कदम को कोई अहमियत देने को तैयार ही नहीं था। दफा हो जाओ यहाँ से शमोइल, वरना अब की बार मैं खुद को नहीं बल्कि तुम्हें मार डालूंगी। वो बामुश्किल खुद पर जब्त पाते हुए दुरुस्ती लहजे में बोली थी। 2 दिन हो गए थे इसे हॉस्पिटल से आए
اور اب وہ دل چلانے کو آ پہنچا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، بھائی جس پہ غصہ ہے اس پہ نکالو، خود کو تکلیف پہنچائی تو کیا کمال کیا۔ وہ اسے سراہتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز بالکل بدلے ہوئے تھے، جیسے وہ پہلے سے الگ شموئیل ہو، وگرنہ اس سے پہلے تو وہ یوں اس کے متھے لگنے کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے کسی کے لیے بھی خود کو تکلیف نہیں پہنچائی، تم کس غلط فہمی میں مبتلا مت ہو، وہ غصے میں بولی تھی۔ میری ایسی مجال کہاں، وہ انکساری سے گویا ہوا۔ تم یہاں آئے کیا کرنے ہو، اور میرے کمرے میں آنے کی تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ یالے تپی تھی، اندر جلتی آگ تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اوپر سے یہ نیا ڈرامہ۔ وہ تو ڈیڈی ہی کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ سب اس کے سامنے بیٹھے شخص کی وجہ سے تھا جو کبھی جان لگتا تھا مگر اب جانی دشمن لگ رہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ وہ بمیں اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں، ورنہ میں واچ مین کو اب تمہاری تصویر ضرور دکھا دیتی، وہ وہیں سے دھکے مار کر تمہیں رخصت کرتا۔ یالے نے دانت پیسے تھے، اتنا زور لگا کر بولنے سے وہ ہانپنے لگی تو تکیے سے ٹیک لگا لی۔ کیا ضرورت تھی اتنی بہادری دکھانے کی، خامخواہ میں اپنی صحت برباد کر لی، وہ ہمدردانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یالے نے آنکھیں موند کر گہری سانس اندر کھینچی، گویا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تماشا دیکھنے آئے ہو میرا؟ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو شموئیل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں محض تمہاری بے وقوفی پوائنٹ آؤٹ کرنے آیا ہوں یالے افریدی، وہ بھی سنجیدگی سے کہتے ہوئے ذرا رکا تھا، پھر گویا الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمت بھی مجتمع کرتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اور اپنی باری پہ ڈرامہ سا مذاق برداشت نہیں کر پائی؟ مذاق؟ وہ چٹکا کھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ کیا مجھے تم سے مذاق کرنے کا کوئی حق نہیں تھا؟ تم مذاق کر رہے تھے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ شموئیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے شادی نہیں کی؟ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئی تھی۔ نہیں، شموئیل نے گہری سانس بھری، مگر تم نے تو کہا تھا کہ… جھوٹ کہا تھا میں نے، وہ اسے یاد کرانے لگی تھی کہ وہ اس سے پہلے بھی اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ تو تم، یعنی کہ شموئیل، تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا، جھوٹ بولا تھا؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی، دفتن اٹھ بیٹھی۔ آئی ایم سوری، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یوں ریئیکٹ کرو گی۔ وہ اسے نظر چرا گیا تھا۔ یالے نے آگے جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ تم جھوٹ کہہ رہے تھے شموئیل، تم کسی اور کے نہیں ہوئے؟ وہ ایک دم سے بولی تو آنکھوں کا پانی رخساروں پر جھلک آیا۔ ہاں، میں کسی اور کا نہیں ہوا، خدا گواہ ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ در حقیقت یالے کی جذباتیت اسے پوری جان سے ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے پیار کو تو سمجھتا تھا، مگر اس کی گہرائی اب جان پایا تھا۔ آئی ہیٹ یو شموئیل خان، اگر میں مر جاتی تو… وہ اپنے رخساروں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے ہوئے ناراضگی سے بولی تو وہ بے اختیار بولا۔ تو میں بھی مر جاتا۔ یالے اسے دیکھنے لگی مگر سنجیدگی سے بولی۔ تم کہیں مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی میں تو یہ سب نہیں کر رہے؟ بس اتنا ہی جانتی ہو مجھے؟ شموئیل کا انداز چیلنجنگ تھا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس سے وہ ہار گئی۔ تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے شموئیل، آئی ہیٹ یو، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ کہتی ہوئی بے دم سی لیٹ گئی تو ہونٹوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ شموئیل خان افریدی کو تب محسوس ہوا کہ جبرن مسکرانا ٹوک چلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ میر ہاؤس کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہر وقت جہاں کہکہے گونجا کرتے تھے وہاں سے کسی نہ کسی کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ کل ہو چکے تھے، سوگ کے دن ختم ہو گئے، مگر ایک تا عمر کا سوگ تھا جس نے ہر مکین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ کمی بھلا کیسے پوری ہوتی جو انس کے جانے سے در آئی تھی، ایک نہ دو بلکہ سبھی دلوں میں، وہ جو کتنی ہی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں صوفے سے ٹیک لگائے کارپٹ پہ بیٹھی تھی۔ واجدان کو ڈرائنگ روم سے باہر آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وجی بات سنو، وہ اسے کلائی سے تھام کر کھینچتی ہوئی اس ایک طرف لے آئی۔ وہاں سب گھر والے موجود تھے۔ اتنے دنوں کے بعد وہ خود سے کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ سبھی کا رویہ بہت حوصلہ افزا لگا تھا۔ جی بھابی، تمہارے دوست آئے ہیں؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ قدرے حیران ہوا۔ میں ان کے لیے چائے بنا دوں؟ اس کی آفر بہت غیر متوقع تھی۔ نہیں بھابی، میں ہمراہ سے کہتا ہوں، فارغ ہی تو بیٹھی ہے۔ وہ ہچکچایا تھا۔ نہیں، چائے میں ہی بنا دوں گی، مگر بدلے میں تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا، وہ اصرار کرتی ہوئی بولی تو واجدان نے کہا، آپ 100 کام کہیں بھابی، تو پھر مجھے اپنے بابا جی سے انس کو واپس لانے کا تعویذ لا دو، وہ ایک دم سے بولی تو واجدان جھٹکا سا کھا کر اسے دیکھنے لگا جو بہت پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نا، اتنے دن ہو گئے انہیں گئے، 15 دنوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، یہاں سب ان کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی وظیفہ لا دینا، ان کے وظیفے تو بہت چلتے ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی اور واجدان کی پیشانی ارک آلود ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے چچی جان کو دیکھنے لگا۔ تائی جان کی طبیعت بمشکل سنبھلی تھی، مگر ابھی بھی ذرا سا دھچکا انہیں اسی فیس میں پہنچا دیتا تھا جہاں انس کی یادیں تھی۔ میرا بچہ، وہ اب بھی سسک اٹھی تھی۔ ہمراہ نے آگے کھسک کر انہیں باہوں کی آغوش میں لے لیا۔ بتاؤ نا، لا کر دو گے نا؟ وہ ضد کر رہی تھی۔ واجدان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ چچی جان نے اٹھ کر نگین کو تھام لیا۔ بس کرو نگین، صبر کر جاؤ میری بچی، ابھی سے کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ واپس نہیں لا سکتا۔ اس قدر تلخ حقیقت تھی یہ کہ جس پر خود ان کا دل بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نگین نے متحوش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیوں نہیں آئیں گے وہ؟
وعدہ کر کے گئے ہیں مجھ سے، وہ تیز لب و لہجے میں بولی تو صبا نے آخری سطریں پڑھ کر سپارہ چوم کر بند کیا اور اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، پہلے اس سے کہو یہ میرا کام کر دے، میں پیسے بھی دوں گی جتنے یہ کہے گا، وہ لجاجت بڑے انداز میں بولی تو صبا کا دل چاہا چیخے مار کر رو دے، مگر حالات صرف اور صرف صبر و برداشت کے متقاضی تھے، جو بے حد مشکل امر تھا، مگر ان سماعتوں کی اشد ضرورت بھی تھا۔ تم آؤ تو میں کرتی ہوں بات اس سے، وہ بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی۔ نگین کی یہ کیفیت ایک امتحان ہی تو تھا، مگر کیا جاتا کہ وہ حواس میں کبھی کبھار ہی آتی تھی۔ وہ زبردستی اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ دیکھا تم نے کتنی اچھی صفائی کی ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے انس کو باجی پیاری کا ہمارے بیڈ میں آنا بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے میں یہاں خود صفائی کرتی ہوں۔ میں نے سوچا جانے کب آ جائیں وہ۔ صبا واجدان سے گلاب کا بکے اور میرے لیے گجرے ضرور منگوا لینا۔ دو سائڈ ٹیبل پر دھری انس کی تصویر اٹھا کر اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، اور ادھر صبا کے آنسوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ چونک کر صبا کی طرف متوجہ ہوئی۔ صبا، اس کے ہونٹ بے آواز کھلے تو صبا اس کے گلے سے آ لگی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ آہستہ آہستہ نگین کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں، اس کے احساسات پر جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ صبا کیوں کیا انس نے ایسا؟ وہ تو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، ساری عمر کے لیے مجھے کیسے تنہا کر گئے؟ انہوں نے میرا نہیں سوچا، اپنے بچے کا بھی خیال نہیں کیا؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ کیوں؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب فقط کاتب تقدیر کے پاس تھا۔ صبا کے گلے لگ کر وہ دونوں رونے لگی، مگر دل کا بوجھ تھا کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 22، حصہ نمبر 1۔